हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्डिंग होती कैसी है, केमिकल बॉन्डिंग के बनने के रीजंस क्या क्या हैं, इन सब के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, आयनिक बॉन्ड्स होता क्या है, और आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे लेटेस्ट एंथैल्पी, लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एंथैल्पी जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब बातें हम आज डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, केमिकल साइंस के साथ में। स्टार्ट करते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग। देखिए आयनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं। आयनिक बॉन्ड्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल एक तो NaCl का आप लीजिए कि इसमें होता क्या है, प्लस Na प्लस Cl, और ये फॉर्म कर रहे हैं आपका NaCl। क्लियर। होता क्या है, Na जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 2@1 है, और जो क्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है 2@7। हमको पता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की इसको कमी, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा, सोडियम से लेगा। क्लियर। तो यहां पर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉन का या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो क्या लिखें बेटा, देखिए यहां से यहां जा रहा है, सोडियम से एक एटम जा रहा है उठ के, और यहां पर इसको नीड कितने की थी, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है सोडियम का वो हो जाएगा 2@, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2@8। ओके। So, ionic bond form when electron transfer from electropositive atom to इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से फेवरेबल कंडीशंस होगी आयनिक बॉन्ड बनने में, जिसको इस आयनिक बॉन्ड को बहुत अच्छा बॉन्ड बना रही है। आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक कैरेक्टर उसका बढ़ा रही है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ऐसे कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होंगी जिसमें जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत अच्छा फॉर्म हो। तो यहां पर 3 या 4 हम कंडीशंस पढ़ेंगे, फेवरेबल कंडीशंस। तो यहां लिख लीजिए, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी बात कर लें। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ये चीज है कि अगर कोई मेटल है ना, सपोज हमने अभी एग्जांपल लिया था सोडियम का, सोडियम क्या है, मेटल, या पोटेशियम ले लो, पोटेशियम मेटल है। तो मेटल का नेचर बेटा होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और लॉस करने के बाद में जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर डेवलप कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जाने पर या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने पर जो केटायन फॉर्म हो रहा है, उस केटायन के फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होता है इसमें, Na से Na+ अगर ये बन रहा है तो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब। एनर्जी बाहर से लेता है केटायन बनाने के लिए, एनर्जी क्या होता है, बाहर से एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जितनी कम एनर्जी हमें इसको देना पड़े उतना अच्छा है।
है ना, क्योंकि इसके पास जितनी कम एनर्जी होगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए यहाँ पर, कम होना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वही आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए बेटा, डिक्रीज, कम होना चाहिए। किसके लिए, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर। और एक और कंडीशन है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम किसका होगा, जिसका साइज बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे साइज हम बढ़ाते जाएंगे, सपोज एक एटम ये है हमारे पास में और एक एटम ये है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या यहां से, ये जो बड़ा एटम आपको दिख रहा है इसमें से एटम इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इस पॉजिटिव चार्ज का, इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे इतना एक्सपीरियंस ये नहीं कर पाएगा जितना कि यहाँ अट्रैक्शन फील कर रहा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो सिमिलर सिमिलर केटायन जो हमने बनाया था वैसे ही एनायन बनना होगा। एनायन कब बना, जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, गेन किया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाता है, गेन किया जाता है, तो एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो यहां एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी निकल रही है तो जो एटम होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो केटायन बन रहा, एनायन बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी चाहिए हमें, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतना ज्यादा अच्छा, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाए मॉलिक्यूल एटम से उतना अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से फॉर्म होगा। क्लियर, मतलब उतना ही अच्छा एनायन बनेगा जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी बोल दीजिए, लेटाइस एंथैल्पी बोल दीजिए। तो लेटाइस एनर्जी है क्या, उसके ऊपर हम अगर बात करें तो लेटाइस एनर्जी ये है कि जब एक मोल क्रिस्टल सॉलिड बनता है, ध्यान से देखिए सुनिए, एक मोल क्रिस्टल सॉलिड अगर बनता है उसके गैसियस आयन से, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। ओके, तो लेटाइस एनर्जी किसको बोलेंगे हम, सपोज Na और Cl है यहां पर। ओके, ये दोनों ही अभी गैसियस स्टेट में है। क्लियर। तो गैसियस आयन से एक मोल NaCl हम बना रहे, मतलब ये कैसा हो गया, सॉलिड क्रिस्टल हो गया। तो इस एक मोल NaCl या एक मोल सॉलिड क्रिस्टल के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटाइस एनर्जी। तो यहां पर भी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज होना चाहिए। जितनी ज्यादा रिलीज हो जाए उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। मतलब लेटाइस एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर हमने 3 पॉइंट्स देखे, आयनाइजेशन पोटेंशियल
कम होना चाहिए बॉन्ड बनने के लिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, और लेटाइस एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। एक और हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि साइज, है ना। तो केटायन और एनायन हमको बनाना है। एनायन और केटायन जब बनेंगे तो वो कितने इजीली बन रहा है, वो सारी कंडीशंस जो होंगी वो फेवरेबल होगी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। केटायन कितना इजीली बन रहा है, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन मूव करना है, रिमूव करना है वहां से, तो साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव हो जाएगा, है ना। ये सारी कंडीशंस भी हम देख सकते हैं। मेन कंडीशन हमारी 3 कंडीशंस हैं। थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं लेटाइस एनर्जी को लेके। लेटाइस एनर्जी जो है उसको ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं, कभी कौन सी किसी क्रिस्टल की लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, किसी की कम है, तो क्यों है, क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। फैक्टर्स affecting lattice energy, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेटाइस एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो लेटाइस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। लेटाइस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज पे। चार्ज जितना ज्यादा होगा, केटायन बोल लो या एनायन बोल लो, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लेटाइस एनर्जी होगी। एग्जांपल देखें, NaCl, MgCl2, AlCl3, ये 3 एग्जांपल्स हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1, Mg पे +2, क्लोरीन पे -2 है। एल्यूमिनियम मतलब ये 2 क्लोरीन मिलके -2 बना रहे हैं। एल्यूमिनियम पे +3 होता है और 3 क्लोरीन मिलके -3 बना। इन तीनों में ही चार्ज किसमें ज्यादा है, LCl3 में। तो LCl3 जो है इसका लेटाइस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इधर साइड चले हम तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर। यहां पर चार्ज हम देख रहे हैं। सेकंड फैक्टर ये है कि जो लेटाइस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, एटम के साइज पे डिपेंड करेगा, क्लियर। फिर से एग्जांपल ले हम NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड, क्लियर। इसमें हम देखें कि हमारा जो एनायन है वो तो सेम है ना। बात करते हैं केटायन की, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम एंड सीजियम। तो यहां पर साइज की अगर बात करूं तो सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम टॉप टू बॉटम वाला केस है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। और जिसका साइज बड़ा है उसकी लेटाइस एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब NaCl से सीजियम क्लोराइड की तरफ अगर मैं चलूं तो लेटाइस एनर्जी जो है वो कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। तो यहां पर 2 फैक्टर्स आ गए, एक चार्ज और एक साइज, क्लियर। एक चीज आप याद रखें यहां पर कि जो चार्ज है, कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें आपको साइज आप देख रहे हैं और चार्ज भी देख रहे हैं, दोनों अगर ऐसे लग रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहा है, तो वहां पर चार्ज को हम डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर चार्ज जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होगा कंपेरेटिवली साइज के। यहां पर एग्जांपल में दूं NaCl और MgO। NaCl और MgO का कंपैरिजन अगर हम करें तो यहां पर साइज पे कंपैरिजन पे नहीं जाएंगे, हम इसका चार्ज देख लेंगे। इस पे +1 है,
-1 है और इस पर +2 है और -2 है, चार्ज इसका ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ पर हमको चार्ज फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट लेके चलना है, चार्ज हमको देखना है। तो यहाँ पर जो लेटाइस एंथैल्पी होगी वो किसकी ज्यादा होगी बेटा, mg। यहाँ साइज पे नहीं जाएंगे कि ऑक्सीजन का साइज इतना है, क्लोरीन का इतना है, नहीं, हमको यहाँ चार्ज देखना है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी लेटाइस एनर्जी को लेके कि किस किस पे डिपेंड कर रही है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक साइकिल पढ़नी पड़ती है। कुछ पहले आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस साइकिल की बात करते हैं। क्लियर? आपका आयनिक बॉन्ड लगभग फिनिश। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ओके, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी आयनिक बॉन्ड्स की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी जिसको हमने कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में देखी थी, वही सारी बातें यहां पर भी करनी है। फर्स्ट हम देखें तो जो इसके बॉन्ड्स होते हैं आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक बॉन्ड्स। होता क्या है कि आयनिक बॉन्ड जब भी बन रहा है ना आयंस के बीच में, तो एक आयन अपोजिट आयन से घिरा हुआ होता है ना। मतलब अगर एक केटायन है तो अपने अपोजिट एनायन से घिरा रहेगा। क्लियर? तो वहां पर अट्रैक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं है प्रॉपर, है ना। जैसे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में हमको पता था कि डेंसिटी किस साइड जा रही है, इसमें ये नहीं है। ये तो ऐसा है कि जैसे कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों तरफ अपन ने आयरन नेल्स रख दी, तो मैग्नेट चारों तरफ से उसको अट्रैक्ट करेगा, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन है। क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल है। सेकंड हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयंस के बीच में हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन के थ्रू ही ये जुड़े हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी शार्प होता है, हाई होता है कंपेरेटिवली कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आयनिक सबसे हाई। फिर हम बात कर ले यहां पर ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक बॉन्ड्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बोल दो, एक्वस मीडियम बोल दो, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये जो प्योर फॉर्म में है NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl क्या अपना सॉल्ट। नमक में अपन क्या करें, एनोड और कैथोड दोनों ही डिप कर दें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। क्योंकि सॉलिड स्टेट जब उस पाउडर फॉर्म में होता है तो उसमें आयंस को मूव करने के लिए कहीं उसको मीडियम नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उसको सॉल्यूशन में ले आए, उसको मोल्टन स्टेट में ले आए, सॉल्ट एक्वस मीडियम में लेके आए ना, उसमें वाटर डाल दें तो आयंस क्या करेंगे, अब मूव करने लग जाएंगे। तो जितना भी आयनिक बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, इट शोज आइसोमॉर्फिज्म। बताता हूं क्या है आइसोमॉर्फिज्म। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में हम बात करते थे आइसोमेरिज्म की, यहां पर आइसोमॉर्फिज्म अलग बात। और आइसोमॉर्फिज्म है क्या, यहां पर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है,
सॉरी केमिकल कंपोजिशन है वो डिफर होता है, बट जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है उसका वो सेम होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म, है ना। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो कैसा है, सेम, बट डिफर इन केमिकल कंपोजिशन। क्लियर, तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड जिसमें बनता है, वो सारे का सारे क्या शो करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लें, सॉल्युबिलिटी। कोवलेंट कोऑर्डिनेट में हम देखते थे कि वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, ऐसे ही जो आयनिक बॉन्ड है वो तो पोलर है। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सॉल्वेंट होंगे लाइक वाटर, उसमें ये आयनिक बॉन्ड जिसमें होगा, जिन क्रिस्टल्स में है, वो डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, देखिए अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था लेटाइस एनर्जी का, है ना। लेटाइस एनर्जी में हमने क्या बोला कि 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल बन रहा है वहां पर, ध्यान दीजिएगा, NaCl गैसियस आयन में थे, और यहां से हम NaCl बना रहे थे, वो भी सॉलिड क्रिस्टल में। क्लियर, देखिएगा गौर से कि आयन से क्या बन रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल सॉलिड बन रहा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ गए। क्लियर, अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, है ना, अगर इसको NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो क्या ये अपने फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। कुछ भी ले लो, NaCl, KCl, है ना। तो यहाँ पर जो भी क्रिस्टल है हमारा, उसको हम डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करना मतलब क्या, अपने 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 आयंस में टूट जाना, इलेक्ट्रोलाइट्स में टूट जाना। तो ये फिर से क्या करेगा, अपने आयंस में टूट जाएगा। अगर लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा हुई, है ना, यहाँ पर हम जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको लेटाइस एनर्जी बोल रहे थे, तो लेटाइस एनर्जी जो है वो अगर ज्यादा हुई यहाँ पर, तो उतना अच्छा ये क्रिस्टल बनेगा। तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा या कम करेगा, ये बताइए। तो सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा बेटा, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो लेटाइस एनर्जी, सॉरी लेटाइस एंथैल्पी बोल लो, लेटाइस एनर्जी जो है जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। वाटर में डिसॉल्व करने पर ये आयंस में जब टूटते हैं, तो वहां पर भी एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हमें ज्यादा अगर है हमारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी, इसका अपोजिट अपने आयंस में जो टूट रहा है उसमें जो रिलीज हो रही है वाटर, तो यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। क्लियर, तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी के 2 पॉइंट है ना, एक तो लेटाइस एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर, तो ये सारी बातें थी आयनिक बॉन्ड को लेके। हमने इसके फैक्टर्स देखे, लेटाइस एंथैल्पी, लेटाइस एनर्जी देखी, उसके फैक्टर्स देखे, साइज एंड चार्ज, और उसके बाद में आयनिक बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। लेटाइस एंथैल्पी, लेटाइस एनर्जी जो है उसके कैलकुलेशन की बात करते हैं कि उसका कैलकुलेशन करें कैसे, हमें कैसे पता कि यार इसकी लेटाइस एनर्जी इतनी होनी चाहिए या इसकी लेटाइस एनर्जी इतनी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही। तो उसके कैलकुलेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब किसी फॉर्मूला इफेक्ट करके हम वो नंबर्स नहीं लेके आ सकते कि हाँ भाई इतनी लेटाइस एनर्जी हमारी निकली। तो उसके लिए हमको एक साइकिल पढ़नी है, उसको बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल। किस लिए पढ़ रहे हैं हम,
कैलकुलेशन फॉर लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए हम पढ़ेंगे बोर्न हेबर साइकिल। और जो बोर्न हेबर साइकिल है वो एक तरह की थर्मोडायनेमिक साइकिल है। कैसी साइकिल है ये? थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्लियर? इसमें होता क्या है? तो जो बोर्न हेबर साइकिल है उसमें बताया हुआ है कि NaCl जो है वो कैसे बन रहा है। क्लियर? तो NaCl जो हमने बनाया यह इनके ओरिजिनल स्टेट में, मतलब सोडियम कैसा होगा उस टाइम? सॉलिड होगा। क्लोरीन ऑलवेज गैस ही होती है, पर क्लोरीन का एक एटम नहीं होगा वहां पे, क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, वो भी हाफ मोल में। इनसे बनता है हमारा NaCl प्लस यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होती है, ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? तो यहां पर देखिए एक चीज है कि एक तो हमने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, बट हम जब NaCl हमने बनाया, इसलिए हमने बार बार एग्जांपल लिया था NaCl का, कि जब हमने NaCl बनाया यहां पर हमने उसके आयंस लिखे थे। लेटेस्ट एनर्जी की बात की थी तब भी हमने वहां पर आयंस लिखे थे, उसके नीचे लिखा था गैस। तो अभी ये जो ओरिजिनल स्टेट में है क्लोरीन मॉलिक्यूल और सोडियम सॉलिड स्टेट में, इनको हमको गैसेस आयन में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो सोडियम है, सोडियम को सबसे पहले गैस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कपूर जलाया होगा आपने, सभी भगवान की पूजा करते हैं, एग्जाम टाइम में ज्यादा हो जाती है पूजा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी वही बोलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें जा रहा है वो गैस में, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? तो यहां पर सोडियम से हम सोडियम गैस बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसी प्रकार क्लोरीन के हाफ मॉलिक्यूल से हमको क्लोरीन का एक एटम चाहिए। क्लोरीन के हाफ मॉलिक्यूल से क्लोरीन का एक एटम चाहिए, तो हमने क्लोरीन का एक एटम बनाया, वो भी गैस में है, ये भी गैस में ही रहता है ऑलरेडी। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? हमने क्या करा, दो क्लोरीन थे मॉलिक्यूल में, उसको तोड़ दिया, है ना, तो यहाँ डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। क्लियर? अभी हाफ मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं, एक ही एटम हमको मिला है, तो कहीं कहीं इसमें डिवाइडेड बाय 2 होता है, हाफ एनर्जी। क्लियर? तो ये हमको मिला एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हम चले सोडियम गैस से और क्लोरीन गैस से हमको आयन में कन्वर्ट करना है ना। NaCl बनाने हमको पहले क्या चाहिए? आयंस चाहिए, गैसियस आयन। तो आयंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो सोडियम का आयन बनाने के लिए हम क्या करते थे? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। तो यहाँ पर सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये सोडियम प्लस हो गया और गैसियस स्टेट में है। वैसे ही क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बन गया आयन, वही गैसियस स्टेट। ये केटायन बना और ये एनायन बना। तो केटायन बनाने में हम क्या लेते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही एनायन बन रहा था, हमने देखा था, उसको बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक एनायन और एक केटायन और एक एनायन दोनों मिल गए और दोनों ने क्या बना लिया? एक क्रिस्टल बनाया, है ना। तो ये क्रिस्टल जो बन गया है, क्रिस्टल बनने की कहानी जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटाइस एनर्जी। ये क्या है? लेटाइस एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है, हैश लॉ। हैश लॉ ये बोलता है कि अगर आपको ए से डी पे जाना है तो या तो डायरेक्ट चले जाओ, तो जितनी एनर्जी आपने लॉस किया, गेन की, ऐसे डी पे गए तो जितनी भी एनर्जी थी उसको हमने यहां लिख लिया। ठीक है, यहां लिख लिया। तो वो ये बोल रहा है कि तो डायरेक्ट जाओ तो भी इतनी एनर्जी आपको लग रही, या तो आप स्टेप वाइज चले जाओ, ए से पहले बी पे जाओ, बी से पहले सी पे जाओ, सी से फिर डी पे जाओ।
तो भी इसमें जो एनर्जी आपको लगेगी वो इसका सम, मतलब जो टोटल एनर्जी एक स्टेप में डायरेक्ट जाने में लगेगी वो स्टेप वाइज जाने में जितनी एनर्जी हमको लग रही है उसका सम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट इनिशियल बना रहे हैं, जितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके सम के बराबर हो जाएगा, जितनी भी एनर्जीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एच एफ जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बराबर किसके होगा, सबका सम करना है हमको। यहाँ पर सब्लिमेशन सबसे पहले, देन डिसोसिएशन, देन आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटाइस एनर्जी। तो यहां से हम लेटाइस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इन सारी वैल्यूज, इन सारी एनर्जीज की वैल्यूज पता है तो हम लेटाइस एनर्जी यहां से निकाल सकते हैं, कोई भी एनर्जी यहां से निकाल सकते हैं। तो ये जो साइकिल हमने बनाई है इसको बोलते हैं बोन हेबर साइकिल। आप चाहें तो एक एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। पहले आप सब्लिमेशन बताइए, फिर आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, फिर आप डिसोसिएशन बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए, देन लेटाइस एनर्जी। आप स्टेप वाइज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आज का हमारा वीडियो था आयनिक बॉन्डिंग पे, लेटाइस एंथैल्पी पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो कोवैलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे शो करेंगे, उसमें हम कुछ फेजन्स रूल वगैरह पढ़ेंगे और उसके कुछ फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। थैंक यू।